हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना सकें। कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो चॉइसेस से रिलेटेड, तो आप योर मनी में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? नोट कीजिए तरीका, yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे, #AskAwaz योर मनी लिखकर आप अपना सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर और CFO मोहित गांग हमारे साथ मौजूद है। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे ज्यादा से ज्यादा ताकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट कर सकें इस शो के जरिए। और इसीलिए हमारे साथ विकास वर्मा जो पहले व्यूअर हैं राजस्थान से, वो कनेक्टेड भी हैं सवाल पूछने के लिए। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? विकास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने HDFC मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया था। उस समय उसकी NAV 20 रुपीज थी और अब लगातार उनकी NAV जो है गिर रही है। इस वक्त 8% NAV 17 रुपए कुछ पैसे हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे इसका क्या फ्यूचर रहेगा, इसकी NAV और गिरेगी या इसमें इन्वेस्टेड रहें या इससे बाहर निकलें? ओके, पूछ लेते हैं। देखिए NAV तो आपकी इसीलिए कम हुई है क्योंकि मार्केट्स नीचे आए हैं, पोर्टफोलियोज नीचे हुए हैं फंड हाउसेस के भी, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में अगर NAV देखेंगे तो डेफिनेटली आपको नीचे ही दिखाई देगी जिस तरीके के मार्केट मोमेंटम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो इनफैक्ट मोहित ये बताइए, विकास के लिए नहीं बाकी व्यूअर्स के लिए भी, कि NAV होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, ताकि एक नॉलेजेबल अंडरस्टैंडिंग भी हो हमारे व्यूअर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। और प्लस जो इनका क्वेश्चन है वो तो है ही कि HDFC मल्टी कैप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा फंड है। फिलहाल वैल्यू कम हुई है बट क्या इन्वेस्टेड रहें और ऐड करें, क्या सजेशंस? जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। तो देखिए NAV आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका भाव है, नेट एसेट वैल्यू। इसको कंप्यूट करने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर जितने उस स्कीम के एसेट्स हैं और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो उस एसेट्स में से कम कर कर जो टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स होते हैं, मतलब जितने यूनिट्स फंड ने इशू कर रखे हैं उनसे उसको डिवाइड करेंगे, तब आपको रोज का NAV मिल जाता है, यानी रोज का भाव मिल जाता है। ये NAV जो है वो मार्केट क्लोज के बाद उस शाम को रात के 8 से 9 बजे के बीच में ये रोज NAV पब्लिश होती है। तो ये तो हुआ NAV का टेक्निकल एस्पेक्ट। अब NAV होती क्या है? NAV एक तरह से उस फंड की बुक वैल्यू है कि वो फंड का भाव क्या चल रहा है अभी। अगर मैं इसको स्टॉक प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो स्टॉक प्राइस भी एक तरह से उस शेयर का बुक वैल्यू ही है, तो उस हद तक ये सिमिलर है। पर सबसे बड़ी जो डिफरेंस है एक स्टॉक के भाव में और म्यूचुअल फंड के भाव में, वो ये है कि स्टॉक का जो शेयर प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई से चेंज होता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो भाव बढ़ने लग जाएगा और अगर डिमांड कम है तो भाव गिरने लग जाएगा। NAV का डिमांड और सप्लाई से कुछ लेना देना नहीं होता है, बिकॉज इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। जितने लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहेंगे उतने यूनिट्स फंड हाउस इशू कर देगा और आपको NAV पर आपकी डिमांड और सप्लाई से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए निवेशकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी NAV को स्टॉक के प्राइस के साथ में कंपेयर ना करें। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब NAV गिरा है, बिल्कुल गिरा है क्योंकि मार्केट गिरे हैं। जहां मार्केट में गिरावट आएगी, अगर आपके पास में इक्विटी फंड था तो उसमें भी डिपेंडिंग कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक थे उसमें भी गिरावट आई है। 20 रुपए का NAV आपका घट के 17.5 रुपए के आसपास हो गया है, यानी करीब करीब आपको 15% के आसपास की गिरावट आई है, जो कि मार्केट की चाल को देखते हुए एक तरह से अगर मैं एनालाइज करूं तो इतनी नहीं है, क्योंकि निफ्टी ब्रॉडर लेवल पे करीब 17% गिरा है। मिड और स्मॉल कैप में 25 से 30% का करेक्शन देखने को मिला है इंडाइस के लेवल पे, राइट। तो इसका मतलब है कि आपका फंड जो है कंपैरेटिवली काफी कम गिरा है। सारे ही फंड्स कुछ ना कुछ हद तक गिरे हैं, कोई 10%, कोई 20% और कुछ कुछ फंड्स 30%। तो ये सोचकर कि आपका फंड की NAV गिर गई है, कम हो गई है, आप उस फंड से निकल नहीं सकते। ये मार्केट की चाल पर निर्भर करेगा। आप किसी भी और फंड में होते, इक्विटी फंड में होते, तो आपको गिरावट देखने को मिलती।
इनफैक्ट चाहिए ये कि जब आपकी एनएवी कम हो रही है, जब मार्केट गिर रहा है, अगर आपके पास में लिक्विडिटी है तो अपने एसआईपी की रकम को बढ़ाइए। अगर बढ़ा नहीं सकते तो उसे चलने दीजिए। एटलीस्ट आप कम भाव में ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करेंगे, और जब मार्केट की चाल बदलेगी, जब रफ्तार तेज होगी आज से 3 महीने 6 महीने बाद, तब जो अक्यूमुलेटेड यूनिट्स होंगे वो आपके लिए एक साथ में काम करेंगे और आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड का यही फायदा है कि ये डिमांड और सप्लाई से एनएवी इंपैक्ट नहीं होती है, इसलिए आप बेझिझक होकर इसमें आप निवेश करते रहें। फंड अच्छा है आपका, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो यहाँ से निकलने की आपको आवश्यकता नहीं है। और एनएवी का कम ज्यादा होकर देखने से आप फंड में निवेश करने की अपने धारणा को नहीं बना सकते। ये बहुत ही अलग अलग हैं, तो उसको बिल्कुल मिक्स मत करिए। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है और जानकारी भी दी गई है एनएवी से रिलेटेड, और मार्केट में वीकनेस थोड़ी परसिस्ट कर सकती है, ब्रेक करना डेफिनेटली मुश्किल है, और आपके फंड को लेकर भी सलाह दी गई है। बात करते हैं योगराज से, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। योगराज जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैंने नमस्ते। आपको पोर्टफोलियो भेजा है व्हाट्सएप के द्वारा। ओके, आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास, बताइए। तो मैम मैं इनमें 18 से 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 10% स्टेप अप है मेरा। तो मेरे को 18 से 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो जाएगा मेरा? मेरे को 2.5 करोड़ के लगभग चाहिए। ओके, ठीक है, तो मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ पहले तो मोहित को कि क्या आपका पोर्टफोलियो कैसा है। पहले पोर्टफोलियो ही लेकर आते हैं स्क्रीन पर। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000 पर मंथ, आईसीआईसी प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ है मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप में, 1500 पर मंथ मेरा एसेट मिड कैप में, 1500 है टाटा स्मॉल कैप में। 12,000 की एसआईपी है, एसआईपी की वैल्यू 2 लाख के आसपास है। 18 से 20 साल में 2.5 करोड़ का लक्ष्य है, सालाना 10% स्टेपअप भी कर रहे हैं। क्या सजेशन? जी, योगराज जी बहुत बहुत बधाई, आपने काफी अच्छा पोर्टफोलियो और काफी अच्छा लक्ष्य भी रखा है अपने लिए। सबसे अच्छी बात है कि आपने समय अवधि काफी अच्छी रखी है। 20 साल की समय अवधि एक बेहतरीन समय अवधि है। इस अवधि में आप अपने गोल अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे। आपने पोर्टफोलियो को ज्यादा क्लटर नहीं किया है। 5 अच्छी स्कीम्स का आपने चुनाव किया है। फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड और स्मॉल, सारे ही मार्केट कैप के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन हो सकते हैं आपने अच्छी तरह से कवर किया है। तो पोर्टफोलियो पर मैं ज्यादा सलाह नहीं दूंगा, पोर्टफोलियो शानदार है। आप चाहें तो एक पैसिव इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप श्रेणी का शामिल कर सकते हैं। प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आप चाहें तो भारत 22 जो फंड है उसकी एसआईपी को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, एक 1.8 लाख जो आपने ऑलरेडी इकट्ठे कर लिए हैं वो करीब 17.5 लाख के आसपास हो जाएगा। और जो आपका दूसरा एसआईपी चल रहा है 12,000 रुपए का, अगर 10% का स्टेप अप करेंगे तो वो करीब 2.25 करोड़ के आसपास की रकम हो जाएगी, और दोनों मिलाकर कुछ 2 करोड़ 40 लाख के आसपास की रकम आप 20 साल में जुटा लेंगे, जो कि आपके लक्ष्य के बिल्कुल करीब है, 2.5 करोड़ के। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पोर्टफोलियो पर बने रहें, स्टेप अप जरूर करें और आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लक्ष्य आपका हासिल हो जाएगा, और थोड़े से बदलाव आपको बताए गए हैं आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। आईसीआईसी प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड से आप निकल सकते हैं। आईसीआईसी प्रू निफ्टी फ्री इंडेक्स में आप निवेश कर सकते हैं, ये आपको सलाह दी गई है। बात करते हैं अब एक और सवाल की। राहुल ने हमें एक सवाल भेजा है, और 38 साल इनकी उम्र है, 20,000 की इनकी मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2 लाख के आसपास, 15 साल में 2 करोड़ का ये टारगेट लेके चल रहे हैं, और सालाना 10% स्टेप अप पे कर रहे हैं। फंड सिलेक्शन कैसे है ये जानना चाहते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप, 4,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 3,000 ईच डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। तो फंड इनका जो पोर्टफोलियो वो तो छोटा ही है, लेकिन 5 कैटेगरीज जो इन्होंने रखी हैं या 5 फंड हाउसेज, वो आपके हिसाब से कैसे हैं, प्लस गोल पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, दीपाली जी, तो ये भी एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है। इन्होंने अलग अलग फंड हाउसेस लिए हैं, वहां पर डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग कैटेगरी ली है, वहां पर डाइवर्सिफाई किया है, और अपने श्रेणी के सबसे बेहतरीन जो फंड है उन्होंने उसका भी सिलेक्शन किया है। तो बहुत बहुत बधाई राहुल जी, एकदम बेहतरीन पोर्टफोलियो। कुछ चेंज की आवश्यकता नहीं है आपको। इनफैक्ट कोई भी सजेशन नहीं रहेगा मेरा, सिर्फ इतना ही सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप एसआईपी बढ़ाना चाहें तो एक पैसिव फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। पैसिव लार्ज कैप इंडेक्स फंड अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। और जहां तक आपके लक्ष्य की बात है, 1.9 लाख का जो आपका कॉर्पस है वो बढ़कर कुछ 10.5 लाख के आसपास हो जाएगा।
और जो आपकी 20,000 रुपए की SIP चल रही है 10% स्टेप अप के साथ में, वो करीब 1,65,00,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर 1,76,00,000 की रकम आप 15 साल में हासिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 12% की रिटर्न दर अज्यूम करी है। अगर आपको 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो आपको अपनी SIP की रकम को बढ़ाकर 23,000 रुपए करना पड़ेगा 10% स्टेप अप के साथ में, तो आप अपने 2 करोड़ के लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इन केस इन फ्यूचर ये SIP एलोकेशन इंक्रीज करते हैं या स्टेप अप की जगह थोड़ा और SIP अमाउंट बढ़ाते हैं, तो इन्हीं फंड्स में कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? जो आपने निफ्टी 50 इंडेक्स की फंड बताया है, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू ये डिप्लॉय कर सकते हैं? देखिए दीपाली जी, मेरा ये मानना है कि हर पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड्स के साथ साथ में 1 या 2 पैसिव स्कीम जरूर होने चाहिए, 1 या 2 इंडेक्स फंड जरूर होने चाहिए। तो अगर ये SIP बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्हें एक इंडेक्स फंड में कम से कम 10% एलोकेशन जरूर डालना चाहिए पैसिव कैटेगरी में। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। संजीव शर्मा का एक सवाल है दिल्ली से, 50 साल इनकी उम्र है, 16,000 की मंथली SIP है, 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य है। फंड्स कौन से हैं? पराग पारी फ्लेक्सी कैप 7,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है कोटक मल्टी कैप, 3,000 पर मंथ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और 3,000 पर मंथ है टाटा स्मॉल कैप। बताइए इनके फंड चॉइसेस, इनके पोर्टफोलियो गोल पर आपकी राय। अब इनसे बातचीत हो पाती तो एग्जैक्टली पता लग पाता कि कितना समय हुआ है इनके इस पोर्टफोलियो एलोकेशन को, बट कंसीडरिंग अगर अभी शुरू किया है तो उस हिसाब से क्या 10 ईयर्स में 50 लाख लाइकली हैं? देखिए 16,000 रुपए की SIP के साथ में संजीव जी आप करीब 35 लाख रुपए जमा कर लेंगे 10 साल में। यहाँ पर मैंने 12% की रेट अज्यूम करी है। आपका गोल 50 लाख का है 10 साल में, तो आपको अपनी SIP को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। उसे आप बढ़ाकर 22,500 पर ले जाइए, या फिर आप अपनी 16,000 रुपए की SIP पे 10% का हर सालाना स्टेप अप लगा दीजिए, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मेरी राय हालांकि ये रहेगी कि आप 10 साल का लक्ष्य ना रखकर अपने लक्ष्य को थोड़ा बढ़ाएं, 10 से 15 साल करिए तो आपको काफी अच्छा करिश्मा दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज कंपाउंडिंग जो है वो टाइम के साथ में ज्यादा किक ऑफ करती है रेदर देन रेट ऑफ रिटर्न से या फिर अमाउंट बढ़ाने से। ठीक है, बात रही आपके स्कीम्स की, अगेन स्कीम का सिलेक्शन आपने काफी बेहतरीन किया है, उस पर ज्यादा बदलाव की राय नहीं दूंगा। काफी अच्छे फंड्स हैं, सब अपनी कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स हैं। पराग पारिक एक उम्दा फंड है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी रहा है इस गिरते हुए मार्केट में भी उनका, तो काफी अच्छा फंड है। टाटा स्मॉल कैप भी बहुत बेहतरीन फंड है। तो अपने स्कीम्स को कंटिन्यू करिए। अगेन जब आप अपनी SIP बढ़ाने की कोशिश करें तो मेरी राय आपको भी यही रहेगी कि एक पैसिव फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ओके, तो एक इंडेक्स फंड और ऐड करने की सलाह आपको दी गई है। बाकी रही है बात आपके पोर्टफोलियो की, तो 35-36 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे अगर इस अमाउंट के साथ ही जाएंगे। 50 लाख निवेश करने के लिए 22,500 की आपको SIP करनी पड़ेगी, या फिर स्टेप अप आप करते रहे 10%। एक इंडेक्स फंड आपको ऐड करने की सलाह दी गई है। फंड चॉइसेस आपकी बेहतर हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं इन्हीं कैटेगरीज में और इसी पोर्टफोलियो के साथ आप बने रहें। तो ये रही सलाह आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे इन जनरल मोहित, इस समय क्योंकि इस तरीके की क्वेरीज हमें काफ़ी सारी मिली हैं और हमारा जो फायदेमंद फंड शो जाता है, हम आए दिन फंड मैनेजर से बातचीत करते हैं, एक चीज़ जो कॉमन समझ में आई वो ये कि शायद ये समय है जहां पर आप लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा रखें, मिड कैप्स की तरफ थोड़ा सा कम, और इस अपने मार्केट को वॉच करते रहे, अपने पोर्टफोलियो को वॉच करते रहे। तो क्या एक आम इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज बनाते हैं उनको भी सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? क्या ये समय है कि थोड़ा सा परसेंटेज एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा रखें? देखिए दीपाली जी, ये अभी नहीं, शायद आपके शो पर मैंने और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी ये हमेशा कहा होगा कि कभी भी जब भी आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ना सिर्फ गिरते हुए मार्केट में बट कभी भी हमेशा लार्ज कैप में अपना एलोकेशन ज्यादा रखिए। कम से कम 50 से 60% आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में होना ही चाहिए, बिकॉज वो ही आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है। इस मार्केट में और भी ज्यादा आवश्यक है कि आप लार्ज कैप का रुख रखें, लार्ज कैप की सेफ्टी में बने रहें। यहाँ पर गिरावट कम आएगी और जब बाजार की चाल बदलेगी तो सबसे पहले जो आप उफान देखेंगे या बदलने का रुख देखेंगे, वो सबसे पहले तेजी आप लार्ज कैप में देखेंगे, वो सबसे पहले राइज करेंगे। तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप का रुख दीजिए, जितना हो सके टिल्ट लार्ज कैप की तरफ रखिए और मिड और स्मॉल कैप में
अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से 20 से 30% एलोकेशन रखिए, बस उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 40%, उसको कभी पार मत करिए। तो ये अगर गोल्डन रूल को आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी आपका पोर्टफोलियो गलत नहीं जा सकता। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ मोहित गांग मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं और कुछ और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। शुभेंदु पॉल कोलकाता से हैं, इन्होंने हमें सवाल भेजा है, सवाल लेते हैं इनका। इनकी उम्र 35 साल है और जो मंथली एसआईपी है वो 15,000 रुपये महीने की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 88 लाख हो चुकी है ऑलरेडी। 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। पहले तो इनका पोर्टफोलियो बता देते हैं। एक्सिस कंजम्पशन फंड 1000 पर मंथ, एक्सिस फोकस्ड फंड, एक्सिस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया एलएसएस, फ्रैंकलिन इंडिया पे प्राइमा, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आईसीसी प्रू एनर्जी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, टाटा रिटायरमेंट, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई इनोवेटिव, एसबीआई स्मॉल कैप, सो मेनी फंड। मतलब 15,000 के लिए 15 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, 1000 ईच डाल रहे हैं। 88 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। दूसरा सवाल है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 5 साल बाद इनको निकासी करनी है। मंथली 50,000 की इनको इनकम चाहिए। मौजूदा निवेश से क्या पॉसिबल है या नहीं? पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए, फंड हाउसेज हो या कैटेगरीज हो या अमाउंट हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको पोर्टफोलियो बेहतर करने की जरूरत है। बताइए क्या सजेशंस? जी, देखिए शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है और उतना ही कॉम्प्लेक्स आपका क्वेश्चन भी लग रहा है मुझे। बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे थीमेटिक ऑप्शंस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हज़ार रुपए करके आपने काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का फैलाव कर दिया है, तो उसको आप प्लीज़ कंसोलिडेट करके 5 से 8 स्कीम के बीच में सीमित करिए। आपको इतने ज़्यादा थीमेटिक फंड्स जैसे कि एनर्जी अपॉर्चुनिटी, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़, इस सब की आवश्यकता नहीं है। 2-2 रिटायरमेंट सेविंग्स फंड से ना आपको कोई एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, ना कोई आपको टैक्स बेनिफिट है म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स में डालकर, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे प्लीज़ थोड़ा-सा आपको किसी अच्छे सलाहकार के साथ बैठने की आवश्यकता है शुभेंदु जी। और वहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने एक अच्छा एसेट एलोकेशन बनाइए। आपको 5 फंड रखिए, एक अच्छा लार्ज कैप फंड एक्टिव और एक अच्छा लार्ज कैप फंड पैसिव। उसके साथ में एक मल्टी या फ्लेक्सी, ये हो गए आपके 3 फंड। उसके साथ में एक मिड और एक स्मॉल। बस इसके अलावा आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में एक वैल्यू फंड जो आपने ले रखा है उसे आप और शामिल कर सकते हैं, बट इसके अलावा आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने 15,000 के एलोकेशन को आप इन्हीं 6 से 7 स्कीम्स के अंदर कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा फंड लेने से आपको ज़्यादा कवरेज मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आपका कवरेज सिर्फ रिपीट हो रहा है सेम स्टॉक्स में उन फंड्स के ज़रिए। ठीक है, तो बात पहली तो ये। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, तो मैं पहले आपके करंट पोर्टफोलियो पे बात करता हूँ। 88 लाख का जो आपका अमाउंट है वो बढ़कर करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा और जो आपके 15,000 रुपए की करंट एसआईपी है वो आपकी करीब 12 लाख रुपए के आसपास जमा हो जाएगी। तो अगले 5 साल में 12% की दर से ये दोनों मिलाकर आप करीब 1,67,00,000 रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। अब जो आपका सवाल था वो मुझे पूरी तरह से समझा नहीं कि आप 5 साल के बाद में एसआईपी बंद करना चाहेंगे और एसडब्ल्यूपी शुरू करना चाहेंगे, या फिर आप ये बोल रहे हैं कि आपका एसआईपी जारी रहेगा और आप उसके साथ साथ एसडब्ल्यूपी भी करेंगे। तो दोनों ही सिनेरियो को थोड़ा सा वर्किंग करने का कोशिश किया है। अगर मान लीजिए आप 5 साल बाद अपने एसआईपी बंद कर देते हैं, जो कि आइडियल सिनेरियो, आप अगर एसडब्ल्यूपी शुरू कर रहे हैं तो शायद आप एसआईपी नहीं करेंगे और आपको 50,000 रुपए का विड्रॉल करना है 5 साल के बाद हर महीने, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 करोड़ का कॉर्पस लगेगा 5th ईयर के एंड पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि 15 साल के बाद में आपके पास में 5 करोड़ का कॉर्पस बना हुआ भी रहे। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हमको मीट करनी है कि 2 करोड़ का कॉर्पस देखना है 5 साल के बाद में, ताकि आप 50,000 का एसडब्ल्यूपी कर सकें और वो कॉर्पस खत्म भी ना हो और 15 साल के बाद में आपके पास 5 करोड़ की धनराशि बची रहे, तब आपको जो आपकी एसआईपी की रकम है उसे बढ़ाकर 56,000 पर ले जाना होगा, या फिर 46,000 10% के स्टेप अप के साथ में। तो जैसा मैंने कहा, आपका सवाल भी पेचीदा है तो उसका जवाब भी उतना ही पेचीदा बन गया है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको हर लेवल पे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है
और आपको ये भी सोचना होगा कि क्या आपको एसडब्ल्यूपी की वो रकम उसी तरह से चाहिए, आप तब एसआईपी चलाएंगे नहीं चलाएंगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल राय यही रहेगी, आप किसी अच्छे सलाहकार के साथ में बैठिए, अपने पोर्टफोलियो का पूरी तरह से इवैल्यूएशन कराइए और अपने गोल्स को अच्छे से प्लान करके अच्छे से साधिए। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है। इनफैक्ट हमारे साथ शुभेंदु फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं, वो शायद कुछ और भी पूछना चाहते हैं, स्पेशली पोर्टफोलियो रिलेटेड। शुभेंदु, आप कनेक्टेड हैं, प्लीज पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैम, मैं जो एक्चुअली मेल पे भी मैं भेजा था, तो एक्चुअली मेरा जो इशू है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके लिए कैसे मैं ये पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा करूँ। ठीक है, ये मैं कौन कौन जो फंड है मैं रखूँ, कौन कौन को मैं रिमूव करूँ, बिल्कुल हो रहा है। वही तो बताया अभी मोहित ने कि आपको छोटा करना है पोर्टफोलियो। मोहित, आप अगर इनको 5-6 नेम सजेस्ट कर सके कि सिर्फ इनके साथ पोर्टफोलियो बनाए तो इनके लिए इजी हो जाएगा, प्लीज मेंशन कर दीजिए, लाइन पर भी है, सुन भी लेंगे। हाँ जी, तो मैं आप ही के पोर्टफोलियो से स्कीम सेलेक्ट करूंगा, मैं नए स्कीम्स नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, आपके पास में लार्ज कैप श्रेणी का मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड देख रहा हूं, तो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रखिए, वो आपका लार्ज कैप कवरेज पूरा कर देगा। मिड कैप श्रेणी में और लार्ज कैप में आपके पास में एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स भी है, तो वो बहुत अच्छे फंड है, तो ये दोनों फंड आप रखिए। उसके बाद मिड कैप में आपके पास में फ्रैंकलिन प्राइमा फंड है, आप उसे रखिए, ये आपका तीसरा फंड हो गया। स्मॉल कैप में आपके पास में एसबीआई स्मॉल कैप है, तो ये आपका चौथा फंड हो गया, आप उसे भी रखिए। अब आप चाहे तो एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में या मल्टी कैप फंड रख सकते हैं, तो उसमें अगर मैं देखूं आपके पोर्टफोलियो में मुझे कोटक फ्लेक्सी कैप दिखाई दे रहा है, या फिर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी। आई वुड रेदर गो विद आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी बिकॉज वो वैल्यू कैटेगरी का फंड है और अप्रोच उसकी फ्लेक्सी है। तो ये मेरे 5 सजेशंस रहेंगे, एक्सिस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन प्राइमा, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, कोटक फ्लेक्सी एंड एसबीआई स्मॉल कैप। आप इन पांचों में अपने सिप को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो शुभेंदु ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। पोर्टफोलियो आपका छोटा होना चाहिए, कौन कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है, वो फंड्स के नेम्स भी आपको बता दिए गए हैं, आपके गोल पर भी राय दी गई है। आपको अगर 50,000 का मंथली इनकम चाहिए 5 साल के बाद, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, और 2 करोड़ के कॉर्पस के लिए आपको 56,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, या फिर 46,000 की एसआईपी करें, 10% स्टेप अप करते रहे, उस हिसाब से भी आप अपना ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं अब मेघना से। मेघना का सवाल इंदौर से आया है, 40 साल इनकी उम्र है और मंथली एसआईपी कर रही हैं 1,20,000 की। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 23 साल में 25 करोड़ का टारगेट है। टारगेट तो इनका काफ़ी अग्रेसिव है, 25 करोड़, लेकिन एसआईपी एलोकेशन भी ठीक है। फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतियालो स्मॉल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, एचडीएफसी बैलेंस और आईसीआईसीआई प्रो मल्टी एसेट। इन सभी में 15,000 ईच डिप्लॉय कर रही हैं। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस और गोल्स पर? जी, तो मेघना जी, आपने अच्छा सिलेक्शन किया है। आपने थोड़ा सा बैलेंस्ड और हाइब्रिड कैटेगरी पे जोर दिया है अपने स्कीम सिलेक्शन पे, जो कि अच्छी बात है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रुख दर्शाता है। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको बैलेंस किया। आपने सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड रखा है अपने पोर्टफोलियो में और एक मिड कैप रखा है, बाकी मोस्टली फ्लेक्सी, लार्ज और बैलेंस्ड कैटेगरी के फंड है। सो वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल। आई थिंक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है। आप चाहें तो एक पैसिव फंड, जैसा कि मैंने दूसरे लोगों को भी राय दी है, आप अपने पोर्टफोलियो में एक पैसिव फंड को ऐड करिए, तो वो काफ़ी अच्छा आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन दे देगा। जो आपका करंट पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए का, ये बढ़कर करीब 1 करोड़ 35 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और जो आपकी करंट एसआईपी है 1,20,000 रुपए की पर मंथ, काफ़ी अच्छी एसआईपी आपने लगा रखी है, वो आपके लिए करीब 16 करोड़ की धनराशि जमा हो जाएगी आपके पास में 23 साल के समय अवधि में। आपके समय अवधि भी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने 12% का रिटर्न अज्यूम किया है, तो कुल मिलाकर करीब 17 करोड़ 37 लाख के आसपास की धनराशि आप इकट्ठी कर लेंगे। आपका लक्ष्य है 25 करोड़ का। इसके लिए आपको एसआईपी एसआईपी की राशि को थोड़ा बढ़ाना होगा, उसे बढ़ाकर आप 1,75,000 रुपए पे ले जाइए, या फिर आप उसे 1,20,000 रुपए करके 10% का सालाना स्टेप अप लगा दीजिए, तब भी 5% का स्टेप अप भी लगाएंगे, तब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो बहुत बहुत बधाई, अच्छा पोर्टफोलियो, और आपने लक्ष्य भी बहुत अच्छा रखा है, तो उसके लिए काफ़ी बधाई। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, आप पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित, बताइए आपने कौन से 4 फंड्स चुने हैं?
जी दीपाली जी, एक फंड तो मैं हर जवाब में बता ही रहा था, बट हाँ, प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक पैसिव श्रेणी का लार्ज कैप फंड है। तो वो डेफिनेटली सभी को चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में एक पैसिव इंडेक्स फंड जरूर रखें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी श्रेणी का उच्चतम फंड, थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है विद फ्लेक्सी कैप अप्रोच। अगेन एक फैक्टर बेस्ड पैसिव मिड कैप में मेरी चॉइस रहेगी डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, और स्मॉल कैप में एक्टिव एलोकेशन बंधन स्मॉल कैप फंड में। तो ये मेरे 4 टॉप पिक्स हैं। धन्यवाद। ओके, चलिए शुक्रिया मोहित शो में आने के लिए और अपने पिक शेयर करने के लिए। तो ये रहे मोहित के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। इसी के साथ योमनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।